हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एनवायरमेंटल साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट और एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम आपको ब्रीफ करेंगे वो है WHO का हाल ही में नया रिलीज्ड एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा? WHO ने हाल ही में अपने एयर क्वालिटी गाइडलाइंस या AQGS जिनको कहा जाता है उनको अपडेट किया है, और जो इससे मैसेज निकल के आता है वो ये है कि एक्चुअली WHO के जो पुराने स्टैंडर्ड्स थे उनके मुकाबले नए स्टैंडर्ड्स हमको ये बताते हैं कि जो पुअर एयर क्वालिटी का इंपैक्ट है पब्लिक हेल्थ पर, वो पहले जो हम एस्टिमेट कर रहे थे उसके मुकाबले डबल ज्यादा खराब है। अच्छा, इंडिया में वर्ल्ड के 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज होंगे, उसमें से कितनी सिटीज इंडिया में होंगे? 37। सोचिए, पूरी दुनिया के 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में से सिर्फ इंडिया में 37 सिटीज हैं, और ये सिटीज हैं बेसिकली पुराने स्टैंडर्ड के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, जो स्टैंडर्ड है PM 2.5 जो पर्टिकुलेट मैटर होता है, या PM 10, वो 60 और 100 माइक्रोग्राम से पर मीटर क्यूब 24 आवर्स में। WHO के नए स्टैंडर्ड उसको और टाइट कर देते हैं और कहते हैं सिर्फ 15 और 45। मतलब कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो WHO के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अभी भी 3 या 4 गुना रिलैक्स्ड हैं। उसके बावजूद इंडिया में वर्ल्ड के 50 में से 37 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज लोकेटेड हैं। इंडिया के लिए बड़ी चिंता का विषय है ये दोस्तों। इंडिया का जो एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से जो हमारी मोर्टेलिटी रेट है, जितनी प्री मैच्योर डेथ्स हैं, वो वर्ल्ड के सबसे खराब सिचुएशन में से मानी जाती है। जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज एस्टिमेट है उसके हिसाब से इंडिया में 2019 में रफली 1.67 मिलियन लाइव्स, मतलब रफली 70 लाख बेसिकली डेथ हुई बिकॉज ऑफ ब्रीदिंग पोल्यूटेड एयर या फिर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, जिसको एयर पोल्यूशन ने और ज्यादा एक्सरसाबेट कर दिया है। यूपी का शेयर सबसे ज्यादा है, इसमें 3.4 लाख, महाराष्ट्र 1.3 लाख, राजस्थान 1.1 लाख। जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दिल्ली में वो बेसिकली 6.4 ईयर्स स्लो है नेशनल एवरेज की जो 69.4 ईयर्स है। मतलब अगर नेशनल एवरेज हमारा 69.4 ईयर्स एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो दिल्ली में आपको कितनी मिलेगी? रफली 63 ईयर्स के आसपास। और अब ऐसी सिचुएशन दिखाई देती है कि जो हमारे कोस्टल सिटीज है जहां पर एयर पोल्यूशन का पहले इतना इशू नहीं दिखाई दे रहा था, चाहे वो बॉम्बे हो, चेन्नई हो, वहां पर भी हमें इसका इन्फ्लुएंस अब दिखाई देने लग गया है। ग्लोबली अगर आप देखें तो जो एक्सपोजर है हमारा पार्टिकुलेट मैटर 2.5, वो रफली हर साल वर्ल्ड वाइड 3.3 मिलियन लोगों की डेथ का कारण बनता है, और सबसे ज्यादा डेथ्स हमें दिखाई देती हैं एशिया में, जिसमें इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इंडिया की सिचुएशन को समझा जाए, क्या इशू है इंडिया में? जो हमारा प्रॉब्लम है इकोनॉमी वर्सेस इकोलॉजी को बैलेंस करने का। हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है आज भी फॉसिल फ्यूल्स पर ही बिल्ट है। आज भी हम कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, जो कि हमारा जो पावर जनरेशन का मिक्स है 75% रफली उसी पे बेस्ड है, और 97% से ज्यादा जो हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन है वो आज भी ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स पर बेस्ड है, जिसकी वजह से जो हार्मफुल CO, SO2, NO2, ओजोन, पर्टिकुलेट मैटर एमिशंस हैं, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन कंडीशन इंडिया के बहुत ज्यादा सिटीज में बहुत ज्यादा खराब है। इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी के रूप में अपने आप को प्राइड फील करता है, लेकिन यह भी सच है कि इस इकोनॉमिक ग्रोथ को अब हमें बहुत तेजी के साथ बैलेंस करना होगा इकोलॉजी के साथ, एनवायरमेंट के साथ। हमारा जो ये मिक्स है पावर जनरेशन का, कि हम कोल को यूटिलाइज कर रहे हैं जिससे फाइन पार्टिकल CO2 जनरेट हो रहा है, NO2 जनरेट हो रहा है, इसकी बजाय अब हम ऑलरेडी बहुत सारे स्टेप ले चुके हैं और ज्यादा तेजी से स्टेप लेने होंगे कि रिन्यूएबल्स की तरफ कैसे इंडिया मूव करता जाए विदाउट थ्रॉटलिंग इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, ग्रोथ इंश्योर करना, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट बेसिकली इंश्योर करना और उस पैसे को सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट करना, वो भी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब बहुत क्लियरली जो हमारी एवर ग्रोइंग नीड है एनर्जी की, पर्सनल व्हीकल की, उसकी वजह से आज की तारीख में जो हमारा हेल्थ क्राइसिस है, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, उसको और कई ज्यादा गुना एक्सपेडाइट कर दिया है। और बहुत सारे सिटीज में, आप दिल्ली चले जाइए, आप लखनऊ चले जाइए, आप गाजियाबाद चले जाइए, नोएडा चले जाइए, या और बड़े सिटीज में चले जाइए, मैं कहूँगा बेंगलोर चले जाइए, तो लोगों ने भी इस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है
कि टॉक्सिक एयर इज जस्ट ए पार्ट ऑफ एनी सिटी लाइफ इन इंडिया। आई थिंक दिस हैज टू चेंज। और अभी अगले कुछ स्लाइड्स में हम आपको बताएंगे कैसे उस चीज को हम चेंज कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी किलर थ्रेट है जो हेल्थ इंपैक्ट है, खासतौर से जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर होता है 2.5, उसके एक्सपोजर से लंग कैंसर, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीजेस, इस्केमेटिक हार्ट डिजीजेस, एक्यूलेट लोअर रेस्पिरेटरी इलनेस, उसके अलावा एलिमेंट्स जैसे डिप्रेशन एटसेट्रा, उसको भी ये कई गुना कंपाउंड कर देते हैं। अगर ओजोन से आपका एक्सपोजर है तो उसकी वजह से क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, जिसको सीओपीडी कहा जाता है, वो भी कई गुना बढ़ जाती है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर है अगर आपका एयर पोल्यूटेंट से, तो उसकी वजह से जो न्यू बॉर्न्स हैं, जो अभी पैदा नहीं हुए हैं लेकिन अपनी मदर के वोम में हैं, उनके लंग्स पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाते। और इस वजह से आप सोच के देखिए कि जो बच्चा पैदा नहीं हुआ क्योंकि उसकी मदर पोल्यूटेड एयर को ब्रीथ कर रही है, उसकी वजह से उस बच्चे के लंग्स भी पूरी तरह फंक्शनल नहीं हो पाएंगे, डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो जब वो पैदा होगा, हो सकता है शुरुआत से ही एस्थमेटिक हो सकता है शुरुआत से ही उसको बहुत सारे कंजेनिटल डिफेक्ट्स हो, जिसकी वजह से पूरी लाइफ एक्चुअली वो सफर करे। तो क्लियरली जो एयर पोल्यूशन है ये हमारी कई जनरेशंस को, हमारे न्यूबॉर्न बेबीज को, हमारे ऐसे बेबी जो अभी भी वूम में है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। तो ये तो बात होगी पब्लिक हेल्थ क्राइसिस की। अच्छा, क्या सिर्फ इसमें हेल्थ पे ही इंपैक्ट है? लेकिन अल्टीमेटली हर चीज कन्वर्ट होती है इकोनॉमी पे। तो ये जो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, इसकी वजह से इकोनॉमी को भी बहुत मेजर लॉस है। 2019 की अगर हम एक स्टडी देख लें तो ऐसा लगता है कि जो हमारी एयर क्वालिटी इतनी खराब है, उसकी वजह से हर साल सिर्फ 2019 में ही हमें अपने जीडीपी का 3% बेसिकली लॉस हुआ है, जो रफली 7 लाख करोड़। जस्ट इमेजिन, 7 लाख करोड़ या $95 बिलियन का सिर्फ इसलिए लॉस हो गया कि हमारी एयर क्वालिटी इतनी खराब है। हम सोच रहे हैं कैसे? इस वजह से कि एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से लोग बीमार होते हैं, एम्प्लॉयज ऑफिस नहीं आ पाते, उसके अलावा लोग बाहर कम निकलते हैं शॉपिंग के लिए, गुड्स खरीदने के लिए, और एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट जो वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज लेकर आ सकते थे, इंडिया में स्पेंड करते, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता, इकोनॉमी ग्रो कर पाती, वो भी काफी हद तक कर्टेल हो जाती है। जो ऑफिशियल फिगर्स हैं, ऐसा लगता है रफली 8 लाख जॉब्स टूरिज्म इंडस्ट्री में, और 64% जो हमारे बिजनेसेस हैं वो क्लियरली ब्लेम करते हैं एयर पोल्यूशन को इतने डीप इंपैक्ट की वजह से। जो पुअर एयर क्वालिटी है उससे ऐसा लगता है कि जो हमारे सोलर पैनल्स हैं या ग्रिड पावर जो हम सोलर पैनल से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पोल्यूटेंट्स या पार्टिकुलेट मैटर से उन सोलर पैनल्स के ढक जाने में उनकी एफिशिएंसी 67 to 70% तक कम हो जाती है। साथ ही साथ जो हमारी क्रॉप यील्ड्स है, हमारी फसल है या प्रोडक्टिविटी है, वीट हो, राइस हो, अगर उनको भी प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होगा पार्टिकुलेट मैटर और ओजोन का, तो प्रोडक्टिविटी भी हमारी 25 to 30% कम हो सकती है। आगे क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? इंडिया को अब डिले नहीं करना चाहिए, जो हमारा नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको रिवाइज करना चाहिए, और WHO के जो नए रिवाइज स्टैंडर्ड्स हैं वहां तक लाना चाहिए और उन्हें इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर देना शुरू कर देना चाहिए। जो नए WHO गाइडलाइंस हैं लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ये इंडिया के लिए, खुद के लिए बेनिफिशियल है, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए, कि द अर्लियर द बेटर। साथ ही साथ हमें नेशन वाइड एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज, उसके साथ रॉ हेल्थ डेटा कलेक्शन जो कि एयर पोल्यूशन की वजह से इंपैक्ट हो रहा है, उसको भी फैक्टर इन अपनी पॉलिसीज में कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाएंगे कि कितने इंडियंस, क्या एज ग्रुप है, क्या जेंडर है, क्या ऑक्यूपेशन है, जो बैड एयर की वजह से सफर करते हैं, तब तक उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने की ना ही हम प्रॉपर पॉलिसी बना पाएंगे, ना ही प्रॉपर्ली उनको इंप्लीमेंट करने पाएंगे। इसके अलावा अथॉरिटीज को भी अब ये एक्नॉलेज करना होगा कि जो लाइफ थ्रेटनिंग बर्डन है एवरेज रेजिडेंट पे बिकॉज ऑफ पुअर एयर क्वालिटी, इसके रोबस्ट सॉल्यूशन, चाहे वो ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल फ्यूल्स हो, चाहे वो ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, या चाहे वो ट्रांजिशन टू सोलर एनर्जी हो, चाहे वो ट्रांजिशन टू न्यूक्लियर एनर्जी हो, ये हमें तेजी से अब इंडिया में लाने होंगे। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आप फॉसिल फ्यूल्स की बजाय रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करने लग जाएंगे तो इससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। चाइना का एग्जांपल देखिए, चाइना जब रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था तो सिमिलर फेज से बेसिकली गुजर रहा था, और बीजिंग नोटोरियस था अपने थिक स्मॉग के लिए, लेकिन चाइना ने इस बात को समझा
और उन्होंने लगभग 1.5 डिकेड्स 15 साल तक लगातार WHO कंप्लाइंट होने की कोशिश की और 10 साल के बाद देखिए बहुत मेजर इंप्रूवमेंट हमको दिखाई देता है। उन्होंने प्रायोरिटाइज किया कि हमारा जीरो एमिशन ट्रांसपोर्ट हो, स्टैगर्ड यूज ऑफ इंटरनल कम्बशन व्हीकल्स हो, एनफोर्स स्ट्रिक्ट क्लैम्प डाउन ऑन पॉइंट सोर्स, इसकी कहां से बेसिकली एमिशन निकलता है उसको ही खत्म किया जाए। और उसके बाद आज अगर हम चाइना की हालत देखें तो आज चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और क्लीन एनर्जी का। साथ ही साथ जो पर कैपिटा इनकम है चाइना की, वो चाइना की हिस्ट्री में हाईएस्ट है। इसके अलावा वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और ट्रिपल पी में देखें, परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो क्लियरली ये जो डिबेट है इकोलॉजी वर्सेस इकोनॉमी, ऐसा लगता है कि ये कन्फ्लिक्ट सिचुएशन नहीं है, कंट्राडिक्टरी नहीं है। इनफैक्ट इकोलॉजी की तरफ आप बढ़ेंगे तो इकोनॉमी अपने आप बेटर हो जाएगी। जो 3% जीडीपी का हर साल आप लूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पुअर इक्वालिटी, वो अपने आप एक सब्सटेंशियल सम जनरेट कर पाएगी आपकी इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट में, आपके इकोनॉमिक ग्रोथ में। जो क्लीन एनर्जी की तरफ हम बढ़ें तो इंडिया का जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, इसमें हमें इनकॉर्पोरेट करने होंगे ऐसे सॉल्यूशंस जैसे कि ई मोबिलिटी, क्लीन एनर्जी, नए टाइप के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मल्टीनोडल नेटवर्क एक्सेट्रा, ताकि कई सारे जो स्टेट्स हैं जैसे गुजरात देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, तेलंगाना देख लीजिए, जिन्होंने बहुत अच्छा करने की कोशिश की है खासतौर से अपनी पॉलिसीज के थ्रू, कि उनकी स्टेट्स में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनका सेल उनको सब्सिडाइज किया जाए ताकि उनका बेसिकली अपटेक बढ़ता जाए। यही स्टेप्स या इनसे बेटर स्टेप्स बाकी स्टेट्स को भी लेने चाहिए, साथ ही साथ सेंटर को भी इस पर मेजर तरीके से फोकस करना चाहिए। जो हमारा शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो 2015 के मुकाबले काफी अच्छा हो गया है, ड्रामेटिकली बढ़ा है। और अभी कितना शेयर होगा हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का? रफली 100 गीगावाट इन अगस्त 2021, जो रफली 1 क्वार्टर है। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कंट्री की रफली 400 गीगावाट है, तो रफली 25% ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी पर हम पहुंच गए हैं। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन है कि वर्ल्ड की 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में से 37 इंडिया में है और रफली हर साल 17 लाख प्रीमेच्योर डेथ्स होती हैं, 3% ऑफ जीडीपी वी लूज जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर एयर क्वालिटी। मुझे लगता है और ज्यादा तेजी से क्लीन एनर्जी की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। इसके अलावा बेटर मॉनिटरिंग, हमें जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क है उसको रोबस्ट करना होगा। हमारा जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंट्रोल्ड CAQMS जो सिस्टम है, जो मॉनिटर करता है, जो एक्चुअली काफी एक्सपेंसिव है क्योंकि हर उसमें कंपोनेंट या उसके जो डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं वो रफली 20 लाख से भी ज्यादा हमको महंगे पड़ते हैं। और अगर आप ये जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंट्रोल्ड CAMS सिस्टम है, इसका हर कंपोनेंट इतना महंगे होने के कारण हमारे 156 सिटीज में से सिर्फ 312 ही इंस्टॉल हम कर पाए हैं। इस वजह से बहुत सारे रूरल पॉकेट्स, बहुत सारे अर्बन पॉकेट्स आज भी अनमॉनिटर्ड स्टेट में हैं हमारे कंट्री में, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन का एग्जैक्ट फुल एक्सटेंट क्या है इंडिया में उसको हम मेजर नहीं कर पा रहे। जब तक प्रॉब्लम आप मेजर नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, सॉल्यूशंस आप कैसे इंश्योर कर पाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिसेंटली कई सारे लो कॉस्ट मॉनिटर्स अब अवेलेबल होने लग गए हैं प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू, जो कि आपको सिर्फ PM2.5 या PM10 के अलावा जो टॉक्सिक गैसेस हैं NO2, SO2, मीथेन या सेकेंडरी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी क्वांटिटी को भी कैप्चर करते हैं। मतलब बहुत चीप तरीके से आप ऐसे सेंसर्स या ऐसे लो कॉस्ट मॉनिटर्स आप परचेज कर सकते हैं, जिसको आप रूरल एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में या अर्बन एरियाज के ऐसे पॉकेट्स में जो अभी अनमॉनिटर्ड है वहां पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों ही ये CPCB कंट्रोल जो CAQMS सिस्टम है, इसमें अगर प्लग इन करें तो क्या स्केल है हमारे पब्लिक हेल्थ क्राइसिस का, उसको एस्टिमेट कर पाएंगे। और बिना टाइम गंवाए स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट, चाइना का एग्जांपल आप एक अच्छा एग्जांपल समझ सकते हैं इस डायरेक्शन में, उसको फॉलो करते हुए जल्दी से जल्दी जो फॉसिल फ्यूल्स हमारे 75% इकोनॉमी को पावर कर रहे हैं उससे दूर हटते हुए रिन्यूएबल्स पे डिपेंडेंसी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बढ़ाएंगे, क्लीन एनर्जी को बेसिकली बढ़ाएंगे और एयर पोल्यूशन के लेवल्स को ड्रामेटिकली कट डाउन करेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का लेक्चर ऑन एयर पोल्यूशन आपको पसंद आया होगा। WHO के नए क्या स्टैंडर्ड्स हैं, इंडिया की क्या सिचुएशंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, से आपकी इंफॉर्मेशन बड़ी होगी। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।